है इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आ गई आ गई। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उत्कर्ष, श्रद्धा, गौरव, सत्या, ईशा, स्नेहा, सूरज, सुप्रिया, रिया, शारदा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। ऑडियो वीडियो एकदम चकाचक हो तो जल्दी से एक बार बता दीजिए भाई चैट बॉक्स में कि हाँ सर, सब कुछ एकदम बिंदास है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सुमित भाई, हाँ आपका भी नाम ले रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सब कुछ एकदम चकाचक है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर की डबल जो नेचर है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। पिछली क्लास में बहुत ही तगड़े से आपको एक एक चीज मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था। एक ग्राफ लेकिन रह गया था, तो आज हम लोग सबसे पहले उस ग्राफ की बात करेंगे और फिर आगे हम लोग मैटर वेव्स यानी कि डी ब्रोगली वेव्स की भी बात हम लोग करेंगे। मैं एकदम बढ़िया बेटा, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, एकदम चकाचक। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को आइंस्टाइन साहब का थ्योरी बताया था। आइंस्टाइन साहब ने यह कहा कि आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी बेटा वर्क फंक्शन और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, राइट। तो ये जो वर्क फंक्शन है, इसको मैं एच न्यू नॉट लिख सकता हूं और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में ईवी नॉट लिख सकते हैं, लाइक दिस। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं ईवी नॉट, तो ईवी नॉट की वैल्यू आ जाएगी बेटा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट। इस एच न्यू नॉट को मैंने लेफ्ट में भेज दिया है। वी नॉट की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो बनेगा एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, राइट। इसको अगर मैं वाई एक्सिस पर ले लूं और इसको मैं एक्स एक्सिस पर ले लूं, तो ये जो इक्वेशन है जरा चेक करो, दिस विल बिकम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन यहां पर हमें मिल गया, ये रिलेशन यानी कि अगर मैं वी नॉट और न्यू के बीच का ग्राफ बनाऊं, मैं यहां बनाकर आपको दिखा रहा हूं। वाई एक्सिस पर बेटा
हाँ भाई, ऑडियो अभी सही है क्या? ऑडियो भी सही है क्या? देखो, ये स्टूडियो से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगा। मैं आज वो अपने घर में स्टूडियो ही बनवा रहा था, राइट। मैं ये क्लास लेने चला आया ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। अदरवाइज वहां पे इस समय मेरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि फिर वो लोग जो आते हैं ना सेट करने, अगर ना रहो तो कुछ उल्टा सीधा सेट करके चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग साल भर झेलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज वही करा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, जो थोड़ा मोड़ा इंटरनेट का लैग या कुछ भी बेटा आ रहा है ना, वो सिर्फ आज की बात है बस। मतलब दिस इज द लास्ट क्लास जिसमें कुछ लोचा हो रहा है, अदरवाइज ये सब लोचे सब खत्म है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, एकदम बेहतरीन स्टूडियो मैंने बनवा दिया है। मजा आएगा, मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को क्लास, मतलब मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है, जैसे y बराबर mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये जो c है, दैट c इज नोन एज y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पर वो स्ट्रेट लाइन कितना कट करेगी, इसी को y इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो बेटा ये y इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई के बराबर है। ये जो h बाई ई है, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये जो लाइन, ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया ना, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो h अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। हाँ कुणाल भाई, अब से जो क्लासेस लूंगा वो मतलब अपने घर से ही लूंगा मैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, और अच्छा बढ़िया रहेगा, है ना। दिखा देंगे बेटा रिया, दिखा देंगे। हाँ हाँ, न्यू स्टूडियो का टूर करा देंगे, एकदम बढ़िया मस्त बनवा रहे हैं, मजा आएगा आप लोग को देख करके भी। तो ये जो शेडो और हल्का फुल्का जो शेडो वेडो जिसे अभी हल्का फुल्का दिख रहा होगा ना, वाइट वाइट स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पर, वो सब कुछ नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया मस्त आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप h अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। कई बार बेटा हमसे क्या करते हैं, इस तरह का एक ग्राफ दे देंगे। अभी आप में से ही एक बच्चा है, उस बच्चे ने मेरे को अपना पेपर भेजा था, उसका प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसने अपने प्री बोर्ड का पेपर मुझे भेजा था। उस पेपर में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ ऐसा आया था, और उस ग्राफ के बेसिस पर बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इस ग्राफ के बेसिस पर बेटा हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कर सकते हैं, हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है। प्लैंक्स कांस्टेंट h जो है वो e टाइम्स स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। तो कोई भी ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन का ये जो झुकाव है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस से कुछ झुकी हुई है, ये जो इसका इंक्लिनेशन होता है, ये जो इसका झुकाव होता है, यही झुकाव यहां पर इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप बेटा tan थीटा के बराबर होता है। सो h इज इक्वल टू ई टाइम्स tan थीटा। स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये बात ग्राफ में आप लोग को वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यही ग्राफ दूसरा भी हो सकता है, किस किस चीज के बीच का, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ भी आप लोगों से बनाने को कहा जा सकता है बेटा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ अगर कभी कहेंगे तो आप जरा सोचो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो होता है वो एच न्यू नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, के मैक्स के बराबर, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं, यानी के मैक्स का अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो वो बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये बेटा वाई एक्सिस पर हम लोग रख रहे हैं, वाई एक्सिस पर, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं। अगेन ये m हो जाएगा और इस बार ये c के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं, जो दूसरा ग्राफ आपके बगल में रखा है वो उसको हमें बनाना है, ये वाला ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इट विल बी ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना।
इसका लेकिन y इंटरसेप्ट जो है उसका साइज कुछ अलग होगा, इसका स्लोप भी कुछ अलग होगा। और मैं आपको बताऊं इस ग्राफ का जो स्लोप है, यहां से देखो इसका जो स्लोप है वो सीधे सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी सिंपली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हो गया h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो आपको आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रचना बड़ी खुश है, हाँ कह रही सर को आज जाना है, इसलिए सर आज थोड़ा जल्दी छुट्टी कर देंगे। बात तो सही है नालायकों। चलो कोई बात नहीं। ये बेटा y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है दैट y इंटरसेप्ट जो है वो h न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। h न्यू नॉट का मतलब बेटा आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हो, है ना। यानी यहां पर जो y इंटरसेप्ट है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, राइट। और ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका h के बराबर है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर ग्राफ तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का देगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो e टाइम्स tan थीटा होता है। अदरवाइज अगर इस तरह का ग्राफ देगा तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो सीधे सीधे tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कितने लोगों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से बता दो, कितने लोगों को ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई। ये ग्राफ, दोनों ग्राफ बोलो अच्छे से समझ में आ गया है क्या? तो इस पर बेस्ड आप लोगों से प्लैंक्स कांस्टेंट का कैलकुलेशन कराया जा सकता है। देखो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, कभी भी आपसे ग्राफ पर बेटा अगर क्वेश्चन करे, यहां y एक्सिस पर कुछ हो, x एक्सिस पर कुछ हो, तो हमेशा कोशिश करो इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के बीच का मैथमेटिकल पहले रिलेशन निकालो। तुम मैथमेटिकल रिलेशन आप निकालो, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन आप निकालो पहले। तो ये देखो मैथमेटिकल रिलेशन ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। मैथमेटिकल रिलेशन से आपको आइडिया लग जाएगा y एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर क्या है, उसके बेसिस पर आप अच्छे से कर लोगे, राइट है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला चीज है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के पार्टिकल नेचर की हम लोग बात करने चल रहे हैं। और लाइट आप सबको पता है लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट रेडिएशन होता है ना। और लाइट रेडिएशन होने के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। द ऑब्जर्वेशंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर इट बिहेव्स एज इफ इट वाज मेड ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। यानी कि हमसे ये बता रहे हैं यहां पर कि जिस तरीके से हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा कि भाई लाइट का इंटरैक्शन जैसे ही पार्टिकल के साथ हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। यानी लाइट खुद में एक एनर्जी का सोर्स हो गया, है ना। लाइट खुद में एनर्जी पैकेट्स के रूप में बिहेव कर रहा है, जिसको क्वांटा बोला गया, और इसी क्वांटम को बाद में हम लोगों ने फोटोन का नाम दिया। यानी कि ये लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। देखो लाइट का वेव नेचर हम लोग पिछले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में खूब डिटेल में पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, राइट। और इस वाले में हम लोगों ने ये देखा यहां पर कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। लाइट पार्टिकल की तरह बिल्कुल इंटरैक्ट कर रहा है कि एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल पाया तो निकलेगा, नहीं निकल पाया तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये वाला काम जो हो रहा है ये लाइट के पार्टिकल नेचर की तरफ फोकस कर रहा है। दूसरा है बेटा ईच क्वांटम ऑफ लाइट हैज एनर्जी एच न्यू। हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, ठीक है। ये एच वी नहीं है, एच न्यू है, ये बात ध्यान रखना। और मोमेंटम जो है इसका वो एच न्यू बाई सी के बराबर होता है, राइट। मोमेंटम जो है वो एच न्यू बाई सी के बराबर होता है। सर ये कैसे पता चला? देखो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो एच न्यू के बराबर है ना। और आइंस्टाइन साहब का फॉर्मूला कहता है कि ये एनर्जी जो है वो mc स्क्वायर के बराबर भी होती है। तो E बराबर एच न्यू, E बराबर mc स्क्वायर। और आप लोग देखो फ्रीक्वेंसी को एच सी बाई लेमडा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। तो C से C बेटा कैंसिल हो जाएगा। h अपॉन लेमडा जो है दैट इज मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है वो p यानी मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, राइट। ये मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मोमेंटम ऑफ फोटोन हम लोगों ने निकाल लिया। किसी फोटोन का जो मोमेंटम है वो h बाई लेमडा के बराबर होता है। और क्योंकि हमें पता है c इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं।
तो हम लोग यहाँ लेमडा की जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी c बाई न्यू इज इक्वल टू लेमडा। तो आप देख सकते हो h अपॉन इस लेमडा की जगह वैल्यू रखो, दैट इज c अपॉन न्यू, और न्यू कहाँ जाएगा ऊपर, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं मोमेंटम का एक फॉर्मूला और आ गया जो यहां लिखा है, दैट इज h न्यू बाई c, यानी कि हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर है। हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो h न्यू के बराबर होती है, और हर एक फोटोन का जो मोमेंटम है वो h न्यू बाई c के बराबर होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करोगे तो उसका मोमेंटम हमें मिल जाएगा। द फैक्ट दैट लाइट क्वांटम हैज डेफिनेट एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ये जो क्वांटम ऑफ लाइट है ना, उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास मोमेंटम भी है, अलाउज अस टू एसोसिएट अ पार्टिकल विद इट, क्योंकि मोमेंटम होना ये पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी है बेटा, मोमेंटम किसी पार्टिकल के पास ही हो सकता है, जबकि वेवलेंथ का होना ये वेव की प्रॉपर्टी है। जैसे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में राइट साइड में मोमेंटम लिखा है, मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, जबकि लेमडा वेवलेंथ जो होता है वो वेव की प्रॉपर्टी है। यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया जो वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों को क्या कर रहा है, इंटर रिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई जो लाइट है उस लाइट के अंदर भी कोई ना कोई पार्टिकल हम अज्यूम कर सकते हैं, और बाद में उसी पार्टिकल का नाम बोला गया कि भाई साहब इस पार्टिकल को फोटोन नाम दिया जाना चाहिए, इसी पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है, फोटोन इज बेसिकली वन क्वांटा ऑफ लाइट, है ना, और फोटोन को ही हम एनर्जी पैकेट्स का नाम दे सकते हैं। फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, मोमेंटम h न्यू बाई c या h बाई लेमडा हो सकता है। अगर बात सही है तो जल्दी से जरा थम्स अप वाला साइन यहां पर आ रहा होगा, सिंबल आपके पास, सिमली है ना, स्माइली, वो बना दो भाई जल्दी से। द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज फर्दर कंफर्म्ड इन 1924 बाय एक्सपेरिमेंटन ऑफ कॉम्पटन, यानी कॉम्पटन साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया, वो भी काहे का एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाई इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रे की स्कैटरिंग करवाया उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और उसके थ्रू हमें इस चीज का आइडिया लगा कि हाँ भाई पार्टिकल नेचर होता है। द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन स्कैटर्ड बाय स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। तो एक लाइन में कॉम्पटन इफेक्ट को बता दिया गया है। अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो उससे ज्यादा अच्छी बात, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं है, तुमसे ये दो लाइन से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये आपसे पूछा उछा नहीं जाएगा। इवन आखिरी वाली ये लाइन भी आपको सिर्फ आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने डाल दी है, ठीक है, वो ये है कि 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन साहब को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, राइट। तो ये एक नॉलेज के लिए जान लो, बस दैट्स इट। ये आपके ये तीनों पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है, चाहो तो हटा भी सकते हो। ये दो तीन पॉइंट्स हैं, ये आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, और ये मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। इस वाली स्लाइड में मैंने कोई ऐसी नई बात तुम्हें नहीं बताई है जो मैंने तुम्हें पहले ना बताया हो। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि सर ये लिखा क्यों है, ना लिखते तो ये मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं। ये मैं यहाँ पे बस लिखा इसलिए है कि थोड़ा तुम्हारी नजर के सामने से जब एक बार कोई चीज गुजरेगी तो इसी बहाने एक बार और रिवाइज कर लोगे यार, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, in the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made of particles called photons। वही वाली बात देखो फिर से है, ठीक है, वही बात देखो फिर से है ना। फोटॉन्स के बारे में बता रहे हैं, हर एक फोटोन के पास एनर्जी h न्यू है, मोमेंटम h न्यू बाई c होता है, या यही मोमेंटम h बाई लेमडा होता है। ये भी मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया कि h न्यू बाई c कहां से आया या h बाई लेमडा कहां से आया, ठीक है। फोटोन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में। फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी। कह रहे हैं कि अगर फोटॉन्स के लिए कहा जाए कि भाई दो फोटॉन्स हैं, दोनों का वेवलेंथ सेम है, अगर दो फोटॉन्स का वेवलेंथ सेम है बेटा तो उनकी एनर्जी भी सेम है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लेमडा। आपसे बोले दो फोटॉन्स है, वेवलेंथ सेम है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। दो फोटॉन्स है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो भी दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एच न्यू है ना, एनर्जी एच न्यू। अगर न्यू सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एनर्जी भी बेटा सेम हो जाएगा, राइट। फिर कह रहे फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होते हैं।
बाकी कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो आपसे कह रहे हैं फोटोन की जो एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फोटोन की एनर्जी का लेना देना उसके फ्रीक्वेंसी से होता है, इंटेंसिटी का लेना देना सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन से होता है। राइट, ये बात को समझिएगा, ये मैं पिछली क्लास में खूब समझा चुका हूं। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, राइट है। नेक्स्ट, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब फोटोन और पार्टिकल्स का कोलिजन, पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है ना, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। राइट, यानी कि जब भी ये कोलिजन हम मानेंगे इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, तो वहां पर एनर्जी और मोमेंटम बेटा दोनों ही कंजर्व होगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों अप्लाई हो जाएगा। However, number of photons may not be conserved in a collision. The photon may be absorbed or new photon may be created. यानी कि जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, भाई फोटोन आता है इलेक्ट्रॉन पर टकराता है, जब इनका ये कोलिजन होता है तो एनर्जी कंजर्व होएगी, ठीक, मोमेंटम कंजर्व होएगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होते हैं। हो सकता है 100 फोटॉन्स आ रहे हों, लेकिन 100 में से केवल 20 फोटॉन ही ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, बाकी 80 एब्जॉर्ब हो गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कम हो गए ना बेटा। तो कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो कंजर्व नहीं होता है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, मतलब अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन गिवन एरिया इन गिवन टाइम, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन रिमेन्स सेम। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं जो मैं पिछली क्लास से बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि इंटेंसिटी को अगर बढ़ाओगे भाई साहब तो सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इससे हर एक फोटॉन की एनर्जी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। राइट, अब आ जाओ, आपको डुअल नेचर सिखाते हैं। डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, तो भैया डी ब्रोगली के मन में एक बात आई। डी ब्रोगली ने कहा कि अगर फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, ये मैं आपको पीछे अभी सिखा चुका हूं, फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, और आइंस्टाइन ने बोला कि ई बराबर mc स्क्वायर भी होता है। आइंस्टाइन साहब ने, देखो आइंस्टाइन अंग्रेज आदमी थे, है ना, तो मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूं यार, है ना, मैं कौन ही होता, मेरी क्या ही औकात है बुराई करने की उनकी, लेकिन आइंस्टाइन से भी पहले यार ये चीज हम लोग जमाने से जान रहे हैं, ई बराबर mc स्क्वायर। ई बराबर mc स्क्वायर क्या है, ये एनर्जी और मास के इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है, कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू एनर्जी। हम लोग बचपन से रामायण और ये सब चीजें देख रहे हैं, तो नारद मुनि कैसे आते थे, नारायण नारायण बस बोलते प्रकट हो गए, ठीक। अब कोई चीज प्रकट कैसे हो सकती है यार, और नारायण नारायण बोला यहां से गायब भी हो गए, हाउ इज दैट पॉसिबल। कोई, जैसे मैं अभी एकदम से नहीं दिख रहा हूं, मतलब दिख रहा हूं, सॉरी, मैं दिख रहा हूं, है ना, मैं मिस्टर इंडिया नहीं हूं, मैं दिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं एकदम से गायब हो जाऊं, मैं कुछ भी एक मंत्र फूंक दूं, गायब हो जाऊं, नारायण नारायण गायब हो गए हम। तो अगर हम गायब हो गए, मैं अगर सामने प्रेजेंट हूं, तो मैं क्या हूं, मास हूं, मेरे पास मास है ना भाई, बल्क में है ना तो मैं अगर सामने हूं तो मेरे पास मास है, और अगर मैं गायब हो गया तो बेटा मैं किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। नहीं समझ में आ रही बात भाई, अगर मैं यहां से गायब हो जाऊं नारायण नारायण बोलकर, तो मैं किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। राइट, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर मैं कहीं पर एकदम से प्रकट हो जाऊं तो भी वही वाली बात है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। कुछ बात आप समझ रहे, ये बात तो यार नारद जी जाने कब से मतलब यूज कर रहे हैं हम लोग के ग्रंथों में, हम लोग के रामायण और महाभारत जो भी आप देखते हो, या और भी तरह तरह के रिलीजन्स में, हर चीज जो है अपने अपने हिसाब से सबने जस्टिफाई कर रखा, तो ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन अंग्रेजों का क्या था कि उन्होंने भाई नोबेल प्राइज अब बनवाया था, तो वही बात होती है ना, जैसे घर में हम लोग कोई प्राइज वाइज बनवाते हैं, कोई चीज घर में बनवाई तो पहली कोशिश होती है भाई अपने घर के लोगों में ही बांट दो, है, तो वही वाली बात है कि उन्होंने जो अपना नोबेल प्राइज बनाया वो अपना आपस में बांट लिया, है ना। तो अल्टीमेटली मैटर ये है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, ये फोटोन की एनर्जी है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन साहब ने दिया था, ठीक। दोनों चीजों को डी ब्रोगली के मन में आया कि भैया दोनों को जरा बराबर करके देखते हैं। जैसे ही उन्होंने दोनों को बराबर किया तो एच न्यू mc स्क्वायर के बराबर हुआ, एच न्यू ही hc बाई लेमडा है, सी कट जाएगा बेटा, वेवलेंथ की वैल्यू निकल करके आ गई। वेवलेंथ जो है वो h अपॉन p के बराबर है, ठीक है, वेवलेंथ जो है वो h अपॉन
H अपॉन P के बराबर होता है। ये फॉर्मूला मैं पीछे आपको निकाल के दिखा चुका था, ये सेम उसी फॉर्मूले को फिर से आपको डिराइव करके दिखा रहे हैं। राइट है, ठीक है भाई, वो ठीक है, वो क्या थे क्या नहीं थे उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। मेरे कहने का बस इतना सेंस था कि इन चीजों के बारे में बहुत पहले से चीजें चल रही थी, बट अंग्रेजों का ये था, या ब्रिटिशर्स या जर्मन्स जो भी आप समझ लो, उनका अपना क्या था कि अपना नोबेल प्राइज है भैया, आपस में बांट लेना है, बहुत ज्यादा जो है, हाँ, बहुत ज्यादा क्रेडिट इंडियंस को या किसी और को, किसी और कंट्री वाले को नहीं देना है। राइट, ये मेरे कहने का सेंस है, वो आपस में ही अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसलिए ज्यादातर नोबेल प्राइज देखो बाहर वालों को ही मिले हैं, है ना। ऐसा नहीं अपने लोग, अपने यहाँ के जो लोग हैं बस ऐसे ही थे वेले, ऐसा नहीं है। राइट, चलिए आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पर कुछ एक और आसान सी चीज है यार, कुछ खास नहीं है, मैं तुम्हें देखो दिखाता हूं, क्या दिखाता हूं भैया। अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा कि जो वेवलेंथ होता है वो H अपॉन P के बराबर होता है। ठीक है, P क्या है, मोमेंटम, यानी कि H अपॉन mv। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोगों ने ये सोचा, पीछे वाले फॉर्मूले की मैं बात करता हूं पहले आपसे। हम लोगों ने ये सोचा कि यार वेवलेंथ जो है वो तो वेव प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है, इसी वेव के पास ही वेवलेंथ होता है, और मोमेंटम जो है बेटा वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो हम लोगों के दिमाग में, यानी लोगों के दिमाग में ये आया कि यार वेव और पार्टिकल को किसी तरीके से एक साथ अटैच किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर पार्टिकल, अगर लाइट के अंदर फोटॉन्स हो सकते हैं, लाइट के अंदर पार्टिकल हो सकता है, तो आखिर किसी पार्टिकल को हम वेव क्यों नहीं बना सकते? पार्टिकल में हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते कि पार्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर वेव आ जाए? आखिर ये कैसे संभव है? ये लोगों के मन में आने लगा, तो लोगों ने यहां पे कलाकारी किया और उन्होंने ये निकाला कि भाई लेमडा जो है अगर वो H अपॉन एम बी के बराबर है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपको और पता होगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना, 2m काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो लोगों ने ये दिमाग लगा लिया कि यार ये गुरु सही है कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मैं किसी पार्टिकल के मोमेंटम को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, यानी पार्टिकल को बहुत फास्ट अगर मैं चला दूंगा, तो उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी किसी भी पार्टिकल को बहुत फास्ट मूव कराकर उसको वेव की प्रॉपर्टीज दी जा सकती हैं। जैसे लाइट का जो वेवलेंथ है, जो विजिबल लाइट की मैं बात कर लूं आपसे, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में है, यानी वेवलेंथ काफी कम होता है विजिबल लाइट का। तो लोगों ने ये दिमाग लगाया कि यार अगर मोमेंटम को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहां पर वेव की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, और अगर वेव की कैरेक्टरिस्टिक बेटा आ गई तो इसका मतलब एनर्जी आ गई, E बराबर mc², एनर्जी आ गई। तो एनर्जी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं मोटे शब्दों में, अगर मैं आपको बताऊं, तो एनर्जी का मतलब कहीं ना कहीं हो गया भगवान। गॉड क्या है? गॉड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब क्या हो गया? भगवान हो गया। अब यहां पर मैटर ये है कि ये अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं गॉड पार्टिकल की तरफ कि भगवान कैसे बना जाए, मतलब किसी मास को, किसी पार्टिकल को मैं एनर्जी कैसे बना सकता हूं, उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये वाले कॉन्सेप्ट की तरफ लोग बढ़ने चले। तो सबसे पहली चीज उनको, एकदम बेसिक चीज उनको यही समझ में आई कि भाई पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होना चाहिए। मोमेंटम तभी ज्यादा हो सकता है जब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, h/c, है ना। आप समझ रहे हो, एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, hc/λ भी कह सकते हो, hc/λ बढ़ जाएगा अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो गई। तो अल्टीमेटली वो पार्टिकल को हम एनर्जी में कन्वर्ट हम करा सकते हैं। तो मैटर ये आया कि यार कौन जो है गॉड बनना चाहता है, तो भाई सबसे पहले तो हम खुद लाइन में खड़े हो गए कि यार अपुनिज भगवान है, अपुनिज बन जाता तो फिर क्या ही टेंशन था, है। मैं भी एकदम ऐसे ही जाओ तथास्तु इतना ही कर देते, बैच में आके हमारे सारे बच्चे टॉप कर जाते, बस और क्या ही चाहिए था जीवन में, है, इतना ही हो जाता, बहुत है। लेकिन यार अब मेरे जैसा आदमी, मतलब जिसका मास ठीक ठाक है ना, तो है ना, मेरा मास जरा गैस करिए आप लोग कितना होगा, गैस करो। अबे एक आध टन ना लिख देना, हाँ बहुत मारेंगे, यहाँ डंडा वंडा रखा होगा। हाँ गैस करो जरा मेरा मास कितना होगा, है। अगर मेरे जैसा आदमी है और वो भी भगवान बनने का चाहत तो भाई सभी के अंदर होती है। इंसान भले ना बन पाए हम लोग,
भगवान सब बनना चाहते हैं, है ना, अभी सब इंसान नहीं बन पाए हैं, जबकि हाँ कुछ लोग आ गए हैं 100 किलो, 102 किलो, 120 किलो। अबे अबे गेंडा दिख रहा हूं क्या तुम्हें 120 किलो? गधे है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा जो असली जो मास है वो 95 केजी है, 95 किलोग्राम मेरा मास है। हाँ खूब मोमोज वोमोज हमने खूब खाए हैं दबा के, पिज्जा बर्गर मोमोज खूब एकदम। हाँ पहले कभी जिम करते थे, जब हम सन 57 में जब छोटे छोटे थे, हैं, तब जिम करते थे, जब कॉलेज वॉलेज में थे, जब ये बॉडी वॉडी होने का मतलब कुछ फायदा था। अब भाई अब तो हो गई शादी, अब क्या ही फायदा है बॉडी वॉडी होने का, है, अब कौन देखेगा हमें है ना, वही बात है। तो अल्टीमेटली यार देखो तुम लोग कहाँ ले जाते हो आउट ऑफ ट्रैक, है। अब अल्टीमेटली मैटर ये है भाई साहब कि पार्टिकल तो बहुत सारे हैं जो बहुत मतलब भगवान बनना चाहते हैं, जो एनर्जी बनना चाहते हैं, लेकिन मैटर मेरे प्यारे बच्चों ये है कि उतनी तेज स्पीड से कौन चल पाएगा। ठीक है, जब बात आई तेज स्पीड से चलने का तो भैया हम सबसे पीछे कोने में भाग गए, हमसे ना हो पाएगा। दौड़ना भागना तो भैया अपने बस की बात है नहीं, अपन लोग तो बस खड़े होके बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा दौड़ाओगे तो थोड़ा मोड़ा दौड़ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई बोले कि हम बहुत तेज दौड़ जाए, आप में से बहुत से बच्चे होंगे बहुत तेज दौड़ते होंगे भाई साहब, तो उतना तो यार मतलब टफ है ना, मतलब मेरे लिए तो बहुत कठिन बात है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमें उतनी तेज दौड़ने के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली मैं बहुत पीछे हट गया। मैं कहने का मतलब यहां पर यह है कि हैवी पार्टिकल्स सब पीछे हट गए भैया, कि अपने औकात के बाहर इतना तेज चलना। तो हमने ये सोचा कि यार अपना छोटा भाई है ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो यार बहुत ही ज्यादा कम होता है। हम है 95 केजी के, इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो हमारे मन में आया यार इसी को दौड़ाते हैं, छोटा भाई है दौड़ जाएगा ये, राइट। तो सबसे पहले मन में लोगों के क्या आया कि भाई साहब हम किसको भगा सकते हैं बहुत तेजी से, जो हमारे लिए सबसे छोटा पार्टिकल हो। सबसे छोटा कौन मिला? इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन को जो है दौड़ाया जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाए। इलेक्ट्रॉन को जब आप दौड़ाना चाहोगे तो ऑब्वियस है यहां पे मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन का होगा, यहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की होगी। और इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका बोलो बहुत सिंपल है कि उस इलेक्ट्रॉन को किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करा दो। अगर एक इलेक्ट्रॉन को, अगर एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, हाँ अबे गधे, संस्कार कह रहा है, नालायक कहीं का, कह रहा है शैलेंद्र सर का जो मास है वो एलिफेंट के मास के बराबर है। मतलब मैं तुम्हें ऐसा दिख रहा हूं, मैं गणेश भगवान दिख रहा हूं तुम्हें? भाई इंसान ही रहने तो, भगवान बनना चाहते हैं लेकिन इतना हाई लेवल नहीं यार, छोटे मोटे हैं। हाँ समझ रहे हो चलो इधर देखो गधों देखो 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 इधर बेटा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का जो तरीका है वो एकदम सही है, एकदम आसान है। वो तरीका ये है कि उस इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से आप फ्लो करा दो, है ना। उस इलेक्ट्रॉन को अगर 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आपने फ्लो कराया तो उसके अंदर एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी, राइट। और अगर आप उसको किसी सर्टेन वी वोल्ट से फ्लो करा दो तो ईवी के बराबर उसके अंदर एनर्जी जो है आ जाएगी। तुम मजे ले रहे हो, हैं, तुम मजे ले रहे हो, बहुत कूटे जाओगे, टेंशन ना लो, सामने आओ तुम लोग तब बताते हैं। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी के बराबर होती है ना, वी वोल्टेज है बेटा, तो ये बन जाएगा H/√2m ठीक। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की थी तो ऑब्वियस है यहां मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी बेटा इलेक्ट्रॉन का, ये जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो देख लो वही वाला फॉर्मूला यहां बगल में रखा हुआ है। तो लेमडा यानी वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जाएगा तो दैट वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकाला जाएगा तो दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू H/√2mEV, H/√2mEV, ठीक है। अब आ जाओ सारी वैल्यूज रखते हैं, H/√2mEV में सारी वैल्यू रखो यार। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें पता है 6.6 इंटू 10⁻34,
मास किसका है भैया? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी अपने को पता है 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी अपने को पता है 1.6 इंटू 10⁻19। और v क्या है? वोल्टेज, जो भी वोल्टेज होगा। सारी वैल्यू धर के सॉल्व कर लोगे तो बेटा आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, और वेवलेंथ निकल कर आया 12.3 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है, ये वेवलेंथ निकल करके आया। ठीक है, ये वेवलेंथ निकल करके आ गया है। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैं ये वाला आपको बता रहा हूं, ये भी बेटा इसका जो है एक फॉर्मूला है कि वेवलेंथ जो है वो अंडर रूट 150 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। राइट है क्या? अबे क्या बातचीत में लगे हो तुम लोग हैं? वेवलेंथ जो है वो अंडर रूट 150, बेटा 150 का अंडर रूट निकालोगे ना वो 12.3 ही आएगा। राइट, तो ये एक हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा रहे हैं, बताओ कितना वेवलेंथ ये इमिट करेगा? व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई 50 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी कि वेवलेंथ आ जाएगा अंडर रूट 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर। हो गया सॉल्व। इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो है वो इससे पूछा जा सकता है। ठीक, अल्लाह की बात पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ गया, वो भी सॉल्व्ड। बहुत अच्छी बात है भाई, सॉल्व्ड है, इससे ज्यादा अच्छी क्या बात है सर? ऐसे ही पेपर में आ जाता तो मजा ही आ जाती है ना। What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of this? एक इलेक्ट्रॉन है भैया, उसकी स्पीड पता है, राइट, एंड अ बॉल ऑफ मास दिस ट्रेवलिंग एट स्पीड दिस। एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है और आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h अपॉन p होता है? p मतलब mv होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का ही मास यहां पे रखना है और इलेक्ट्रॉन की ही स्पीड को भी यहां पर रखना है। दनादन रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे बेटा। 0.135 नैनोमीटर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे सब लोग ना? कर लोगे ना यार सब लोग? जल्दी से थम्स अप करके बता दो, कर लोगे ना? और किसी बॉल की बात कर रहे हैं भैया, किसी बॉल की बात कर रहे हैं, जरा सोचो। वेवलेंथ जो है वो h अपॉन mv के बराबर होता है बेटा। बॉल का मास गिवन है हमें 1.5 ग्राम, और बॉल की स्पीड भी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। जब मास पता है, स्पीड भी पता है, h तो पता होता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तनादन वैल्यू रख देना, ये वेवलेंथ भी निकल आएगा। सही है? क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। What is the de Broglie wavelength associated with the electron accelerated through a potential difference of 100 volt? कह रहे 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो यार। इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ना भाई साहब, क्या? 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर। नैनोमीटर में नहीं लिखना है तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम लिख देना। राइट है, सॉल्व कर डालो यार। लेमडा की वैल्यू मैंने एक तरीका तुम्हें और बता रखा है, अंडर रूट 150 अपॉन वी भी होता है, तो वहां पे 100 लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। ये कट जाएगा और अंडर रूट 3/2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है, राइट? या ये लिख लो, ज्यादा अच्छा है यार, इसमें अंडर रूट 3/2 करना पड़ेगा यार, इतनी मेहनत कौन करेगा। 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414, इतने का मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। तो 12 पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वेवलेंथ को सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट के अंदर 100 एंगस्ट्रॉम। ये सीधे सीधे वेवलेंथ आ जाता तुम्हारा 12.27 डिवाइडेड बाई 10 एंगस्ट्रॉम। 10 से डिवाइड करोगे बेटा 1.227 एंगस्ट्रॉम, हमारा आंसर आ जाता। ये भी तरीका, ये भी है, ये भी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे कर लो। राइट है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। नेक्स्ट, हाँ ये करो तुम लोग। कह रहे फाइंड टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत बेहतरीन है। इस बार जो इलेक्ट्रॉन है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर है, एंड कंपेयर इट विद द मीन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल विच इज गिवन टू बी दिस।
कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ इलेक्ट्रॉन का, अगर वो इलेक्ट्रॉन 27 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है तो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, क्लास 11th में एक चैप्टर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक चैप्टर आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को इस वाले डी ब्रोगली वाले कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज किया गया है और इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। देखो, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया वो ये था कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए या तो वोल्टेज पता होना चाहिए या तो मोमेंटम पता होना चाहिए, यही आपको सिखाया। लेकिन यहां पर यार टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर का यूज हम कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट नहीं, H अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर आपको कभी भी टेम्परेचर दे देना, कभी भी टेम्परेचर अगर दे दे, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 3/2 kT होता है, 3/2 kT होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 3/2 kT होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 3/2 kT। यहां पर ये जो k होता है बेटा, दिस k इज नोन एज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इस k का नाम क्या होता है भाई साहब, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1.38 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर होती है। दिस इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं तो ये जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 होता है और ये हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू जो है निकल कर आएगी। पावर में कुछ लोचा लग रहा है, शायद पावर में 23 होता है। तुम लोग बताओ यार जरा, तो 11 पास करके आए हो ना, हम तो पास थे नहीं 11। जल्दी से बता दो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बता दो यार, तुम लोग पढ़े होगे अभी, केमिस्ट्री वेस्ट्री का है ये थोड़ा ज्यादा। हाँ सही है। अबे ये क्या हो गया, क्या खुल गया भाई, 23। हाँ 23 सही है, वही मेरे को भी लग रहा था कुछ, मतलब देखो कभी कोई चीज गलत होती है ना तो कई बार मतलब अच्छा नहीं लगता देख के लग रहा था ये अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्या लिखा है ये, भाई ये क्या आ गया यार। ये भूतिया स्टूडियो जो है ना ये बड़ा गड़बड़ है ना, कुछ लोचा यहाँ होता रहता अपने आप। अब ये स्क्रीन पे पता नहीं क्या खुल के आ गया है। हाँ अब सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब सब लोग जरा यार आंसर करो, 1 मिनट का समय है आपके पास, आंसर करो बेटा, आंसर इट, निकालो, लेमडा की वैल्यू निकालो। एच हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, अंडर रूट 2 से 2 भाई साहब कट जाएगा, ठीक, और 3 m kT, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। के बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। और टी टेम्परेचर है यार, टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस में है और ये वाला टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो 27 में 273 और जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है।
अब सॉल्व करो यार इसको, बड़ी मेहनत का काम लग रहा है यार। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेटा, एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड एग्जाम में बेटा आ जाता है, दैट इज कैलकुलेटिव क्वेश्चन, राइट। आइए सॉल्व करते हैं। 3 × 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये 300 है भाई। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है बेटा 11,302.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, ये -31 है, ये -23 है, ये बन जाएगा माइनस का 54। बहुत सही। इसका लेंगे अंडर रूट, 106 कुछ आ गया भैया, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिया बेटा तो 106.31 इंटू 10⁻27 हो जाएगा बेटा। 54 का अंडर रूट लोगे 27 आ जाएगा ना। 6.6 डिवाइडेड बाई 106.31, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 0.06208 इंटू 10⁻⁻27 है, और ये 34 है, 3 ये और ये 4 ये 7, ये बन जाएगा 6.208 इंटू 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। तो बेटा 6.2 वाला ऑप्शन जो है, 6.2 इंटू 10⁻⁻9 वाला जो ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अनवी जोशी, तोइबा, रवि सोलंकी, उत्कर्ष और आदर्श, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्या ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया है? ठीक है, नहीं शिखा बेटा, शिखा बेटा मेरी बात समझो। यहां क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है, राइट। बट क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर का यूज काइनेटिक एनर्जी में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT लिखा जा सकता है, 2 से 2 कट भी जाएगा, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर के टर्म्स में मैं आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बताऊं तो दैट इज h/√3m/kT के बराबर, जहां पर ये जो k है वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है। तो हमने क्या किया, h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू रखो, m इलेक्ट्रॉन का मास है वैल्यू रखो, k बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैंने दे दिया वो भी रखो, t टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी रखो, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया भाई केल्विन में, 300 केल्विन आ गया, उसको हमने उठा के रखा। सारी चीज उठा के रखोगे, सॉल्व करोगे, ये निकल करके आया हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने आपसे यही पूछा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, उसी के 4 ऑप्शंस गिवन है। अब आगे की बात सुनो, कह रहे एंड कंपेयर इट विद मीन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के साथ इस डिस्टेंस को आप कंपेयर करो। तो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूं भैया, देखो वेवलेंथ और डिस्टेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूं। वेवलेंथ की वैल्यू है 6.028 इंटू 10⁻⁹, ये हो गया वेवलेंथ, और डिस्टेंस बेटा कितना गिवन है, दैट डिस्टेंस इज 2 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर। तो आप देखो ये जब आप रेशियो निकालोगे ना तो ये कितना आएगा, 3.104 इंटू 10, ये ऊपर आएगा इंटू 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 31.04 टाइम्स, यानी लगभग लगभग 31 गुना है, लगभग लगभग 31 गुना है, यानी कि जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में 31 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 31 टाइम्स है। जल्दी से बता दो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस रेशियो इज इक्वल टू 31, इसका मतलब क्या हुआ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज मच ग्रेटर देन द इंटर इलेक्ट्रॉन सेपरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो 31 गुना है। क्या आपको बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बता दो भाई।
कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है जो मैंने किया यहां पर सॉल्व आपके सामने? जल्दी से बता दो, कितने लोगों को बात समझ में आई? बताओ। जल्दी से थम्स अप करके बता दो बात समझ में अगर आ गई है तो, ठीक है? तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन फिर कैसे करोगे पोल? कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h। एक पार्टिकल है जिसको बेटा यहां से ड्रॉप किया, वो h हाइट नीचे तक आया, h हाइट उसको ड्रॉप किया गया है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल। कह रहे वेवलेंथ जो है वो हाइट के रिस्पेक्ट में कैसे डिपेंडेंट है, हाइट की पावर में क्या होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आपको ये निकाल लेना है कि h हाइट नीचे आने में, h हाइट नीचे इसके आने में आखिर ये कितना स्पीड बना लेगा, अपनी इसकी खुद की स्पीड कितनी हो जाएगी h हाइट नीचे आने में। पिछला क्वेश्चन केवल 74% लोगों को समझ में आया, 25% को समझ में नहीं आया। अरे भाई, चलो मैं समझाता हूं। देखो, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, देखो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो h अपॉन पी के बराबर होता है, बोलो, ये तो जानते हो सब लोग, h अपॉन पी के बराबर है, राइट? p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को mv भी बोल सकते हैं, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि बेटा मोमेंटम को अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जा सकता है, आपने कहा ओके सर। मैंने आपसे कहा काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, भाई अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूं, मैंने ये भी आपको सिखाया। इतने फॉर्मूले मैं आपको पहले ही सिखा चुका था, और इतने फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, अगर आपको कभी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होगी तो आपको क्या क्या गिवन होना चाहिए? पहला, आपको या तो वोल्टेज गिवन हो, या तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, या तो पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी गिवन हो। ये तीन चीजें पता होनी चाहिए ना। तीन में से कोई एक भी चीज पता होगी तो बोलो हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सर ये वाले क्वेश्चन में क्या था? इस वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज calculated in terms of heat और we can say temperature। काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के टर्म में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है 3/2 के टी के बराबर। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? 3/2 के टी के बराबर। 3/2 तो नंबर है बेटा, के जो है, के का नाम होता है बोल्डमैन्स कांस्टेंट। के का नाम होता है बोल्डमैन्स कांस्टेंट। बोल्डमैन्स कांस्टेंट का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 होती है, और एवोगाद्रो नंबर केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बोल्डमैन्स कांस्टेंट, और वो वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10⁻23 के बराबर। यानी बोल्डमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। कहां से आई है मैंने आपको बता दिया। बाकी देखो, अब बोल्डमैन कांस्टेंट क्या होता है ये क्लास 11th की चीज है, जिसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्लास 12th के सिलेबस में भी कतई नहीं है, तो वहां घुसने का कोई लॉजिक नहीं है। बाकी केमिस्ट्री की चीज है, तो केमिस्ट्री में आपको ज्यादा इसके बारे में आइडिया रहता है, ठीक है? हाँ। आगे की बात सुनो, बहुत बातचीत कर रहे हो तुम लोग, आगे की बात सुनो। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि काइनेटिक एनर्जी हमें टेम्परेचर के टर्म्स में गिवन है। हमसे बोला गया कि भाई साहब, जो ऑब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉन है उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा इस टेम्परेचर को पहले केल्विन में बदलो। केल्विन में बदलने का तरीका 273 ऐड करना पड़ता है, यानी 300 केल्विन का हो गया टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन का। अब आप निकालो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT के बराबर। तो 2 से 2 कट जाएगा, वेवलेंथ की वैल्यू h अपॉन अंडर रूट 3m
के टी के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर बेटा देखो सब कांस्टेंट है, केवल क्या नहीं पता होता है, टेम्परेचर। भाई एच प्लैंक्स कांस्टेंट है ये पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पता है, के बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है ये भी पता है। सिर्फ टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। टेम्परेचर हमें गिवन था भैया 27 डिग्री सेल्सियस, हमने केल्विन बदला 300 केल्विन, बस यहाँ पे 300 केल्विन रखना है बेटा। जैसे ही 300 केल्विन रखोगे ये फॉर्मूला यूज करोगे वेवलेंथ आ जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? अब तो आ जाएगा ना भाई सॉल्व करके, वैल्यू तो डालनी है। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, देखो वैल्यू हमने रखी है, ये सारी वैल्यू रखी, सॉल्व किया, वेवलेंथ की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सर ये कैसे आया? भाई ये हमने अपने दिमाग से उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है ताकि आप लोग पोल पर एबीसीडी करके आंसर बता सकें। दैट्स इट। यहां पर सिंपल है, क्वेश्चन में पहली बात बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, ठीक है, साथ में एक चीज और चिपका दिया, ये चीज थी कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के बाद आप डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो दूरी है उसके रेशियो को भी बताओ। जब आप उनके बीच का रेशियो निकालोगे तो आपको यहां पर थोड़ा सा तो ये बात का फील आएगा ना कि यार रेशियो तो 31 आया है, इसका मतलब लेमडा जो है यानी वेवलेंथ जो है वो 31 गुना होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी यहां से अपने को क्या दिमाग में आएगा कि वेवलेंथ जो है वो 31 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी जो भी है उसका 31 गुना इसका वेवलेंथ होता है। अभी बात समझ में आ रही है कुछ? अब बताओ, अब बताओ अगर बात समझ में आई जल्दी से चैट बॉक्स में आग लगा दीजिए कि हाँ सर अब बात समझ में आ गई है। ठीक है, जरा भी क्वेश्चन में थोड़ा भी ऊपर वाला माला यूज करना, बिल्कुल हिल जाते हो तुरंत तुम लोग, थोड़ा भी लेवल नहीं बढ़ाना चाहते हो। थैंक यू भाई दिव्यांशु। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, कोई भी पार्टिकल को h हाइट से अगर नीचे गिराते हो, पार्टिकल यहां पर पहुंचा है तो कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो। यार डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए h अपॉन एम वी होता है, अगर ये v मिल जाए काम बन जाएगा, राइट। v कैसे? एक गधा लिखा कुछ नहीं आया, अब है जी। अबे तुम्हारे ऊपर वाले माले में गोबर भरा हुआ है मेरे भाई, कहां से आएगा है गधों? जरा भी लेवल नहीं है क्वेश्चन में, इतना सा भी टफ आएगा तो बस है हमें नहीं आया सर, ये कहना आसान है। अबे जब समझना चाहोगे तब समझ में आएगा ना, जब पहले ही एकदम ये अभय जी है, जब पहले ही मन में बैठा रखे हो हम तो बैल है, हम तो जन्मजात बैल है, जब पहले से ही एकदम बना रखे हो कि भैया हमारा बुद्धि में तो गोबर भरा है, हमें तो कैसे आएगा, मास्टर कुछ भी पढ़ाए कितनी बार भी पढ़ाए हमें तो बस एक ही लिखना है, हमको नहीं आया। और जब मास्टर वीडियो कॉल करेगा तो हम भाग जाएंगे। भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो यार, और वाला माला बेटा लगाना पड़ेगा, फिजिक्स है ये। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट नीचे गिराया जाएगा तो आखिर उसके पास कितनी स्पीड आ जाएगी बेटा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो ना तो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 0 के बराबर होती है ना, 0 के बराबर स्पीड होती है। जब वो ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे आएगा तो उसके लिए क्लास 9th से आपको ये इक्वेशन सिखाई जा रही हैं, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट। बेटा फाइनल स्पीड यहां की हमें निकालनी है, इनिशियल स्पीड 0 है, 2gh h हाइट से गिराया गया है तो v की वैल्यू भाई साहब जरा चेक कर लो, अंडर रूट 2gh के बराबर आ जाएगी, वही उठा के धर दो यहां पे, अंडर रूट 2gh। क्लियर है? ये वाला जो स्मॉल h है वो स्मॉल h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये वाला जो कैपिटल H है भाई साहब, ये कैपिटल H क्या है? दैट इज हाइट। तो हमको यही बताना है, हमको यही बताना है कि ये वेवलेंथ आखिर इस हाइट पर कैसे डिपेंडेंट। तो वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ हाइट। तो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू हाइट की पावर -1/2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल चकाचक सही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों?
कहेंगे सर ये क्वेश्चन ही ना पूछा करो, बात समझ में आ रही है, अगर पूछ ले हम लोग बात तो आप जो है डांटने लगते हो, ऐसा। हाँ, कह रहा सर आप जो है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो, अगला क्वेश्चन बता दो भाई साहब। पढ़ो पहले क्वेश्चन, पढ़ लो, नहीं कहोगे सर समय ही नहीं दिया आपने, तो सर आपको जल्दी थी सर इसलिए आप समय ही नहीं दे रहे थे। The wavelength of a photon needed to remove a proton from nucleus which is bound to the nucleus with 1 million electron volt energy is nearly। देखो फोटोन का वेवलेंथ हमें बताना है, और फोटोन की भाई साहब कुछ अंग्रेजी में लिखा है, इतना समझ में आया है कि उसकी न्यूक्लियस की एनर्जी एनर्जी कुछ हमें पता है, फॉर्मूला में भाई साहब एनर्जी पता है ना। तो वेवलेंथ जो है वो h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1 मिलियन, मिलियन का मतलब समझते हो 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻−19। बस ये धर के सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे थारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? जो भी हो गलती तो सर की ही है, सर को जाना जल्दी है इसलिए ऐसा बोले। ऐसा है क्या अत्री, नालायक है? ये समझाया तो मैंने इतना अच्छे से, मुझे जितना भी जल्दी में जाना हो, ये देखो नालायक हूं, इतना अच्छे से समझाया पूरा लिख करके, है। यहाँ भी देखो पूरा लिख करके अलग से डिटेल में समझाया है। ये देखो यहाँ भी पूरा लिख डाला, पूरा भर दिया मैंने बोर्ड आज लिख लिख के, तुम लोग कह रहे हो सर को जल्दी है? आंसर करो बेटा, आंसर करो। आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। विजयन सर अपने देखो छाए हैं एकदम, है ना। विजयन सर के साथ मजा आ रहा है भाई। विजयन सर एक नंबर टीचर है भाई, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और एकदम मस्ती वाले आदमी है। जब मैं बात करता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है भाई उनसे। हाँ, विजयन सर के साथ आप लोग केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे होंगे, बिंदास आदमी है भाई, मजा आती है ना। मस्त मस्त। यस, बहुत बढ़िया। और अपने, मैं आपको बताऊं, अपने कंटेंट पर वो बहुत मेहनत करते हैं बेटा, मतलब जो कंटेंट वो आपको ला करके यहाँ पढ़ाते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए वो। एंड एक किसी अच्छे टीचर की एक बहुत खूबी होती है, किसी एक अच्छे टीचर की एक बहुत खूबी होती है, साथ में एकदम मस्त फनी भी है यार, आप लोग को मजा आता होगा मुझे लगता है ना। हाँ, कि मेरा उनसे काफी इंटरेक्शन रहता है। तो बेटा मास इलेक्ट्रॉन का रख लो, बाकी तो ये है ही है, सॉल्व कर डालो यार। इंटू 10⁻−13, सिंप्लीफाई कर लोगे ना यार, इक्वेशन तो कर लोगे ना। कह रहे हैं सर वो भी आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ हो सकता है, अच्छे लोगों की लोग तारीफ कर देते हैं। है ना। लेकिन एक नंबर, मतलब बढ़िया टीचर, इंसान भी बढ़िया है, मजा आती है उनके साथ, जितने टाइम बातचीत करते रहते हैं उतने टाइम हंसाते रहते हैं। और क्या चाहिए यार जीवन में, तो दुख वैसे भी सबके है ही है इतना ज्यादा, है। चलो 2 × 9.1 × 1.6, ये हो गया बेटा। और इसका करना पड़ेगा अपने को अंडर रूट, उसका करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, उसमें करना पड़ेगा 6.6 का मल्टीप्लाई,
तो वैल्यू आ गई 1.22 इंटू 10 की पावर, ठीक है। 31 है और 31 में से हम हटा देंगे 13 को, 18, 18 का अंडर रूट 9, 31 और 13 या 44, रूट में -22, -22 ऊपर जाएगा तो इधर बचेगा 12, इधर बचेगा। ये आंसर होना चाहिए भाई साहब, 1.22 इंटू 10 की पावर -12, ऐसा कुछ आना चाहिए। m की वैल्यू सही है, 2m काइनेटिक एनर्जी, -13 है, बन जाएगा ना 4 अंडर रूट लोगे 22, 22 सही है, -12 आएगा। अच्छा ठीक तो है, ये कुछ नैनो एनोमीटर में दिया है भाई। देखो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -3, 10 की पावर -12 बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया भाई, है ना, बी ऑप्शन हो गया बेटा। यस, यस, यस। अरे वाह, 46% बच्चों ने सही किया है, अनवी, सुमित, रोहित, ईशा और नीरज कुमार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है यार, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। लो फिर से होमवर्क, तो ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट है। मैं आपको बता दूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर 1 या 2 नंबर का ही कोई बेटा छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जितनी वैरायटी के उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी वैरायटी के मैंने आपको करा दिए, चाहे मास और वेलोसिटी गिवन हो, चाहे मोमेंटम गिवन हो, ठीक है, चाहे वोल्टेज गिवन हो, चाहे उसका जो है टेम्परेचर गिवन हो, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। और होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप वेव ऑप्टिक्स, हर बार मैं होमवर्क में दे रहा हूं, वेव ऑप्टिक्स मस्त तरीके से रिवाइज करो पूरा पूरा, ठीक है। और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर तो वैसे भी बउआ वाला चैप्टर है, इसमें कुछ खास तो यार मतलब टफ है नहीं, मुझे लगता है ये चैप्टर में आपको एकदम मजा आया होगा, मस्ती से पूरा चैप्टर निकल गया, कब निकल गया पता नहीं चला होगा आपको, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इस चैप्टर के वन शॉट की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही छोटा है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट मैं आपको एक दूंगा, स्टूडियो लग जाएगा, और इस दिवाली की वेकेशन में मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा बढ़िया प्यारा सा। तो इस दिवाली के बीच में तो आपको नहीं देंगे, क्यों ही आपकी दिवाली को हम बर्बाद करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मैं इसी वीक में, नेक्स्ट अपकमिंग वीक में आप सभी लोगों को एक लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स का दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा लेकिन बड़ा प्यारा लेक्चर होगा, डिटेल में एकदम समझाऊंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि और अच्छे से तुम्हें समझा दूं कि तुम्हें और मजा आ जाए, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही मैं दे दे रहा हूं, क्योंकि दिवाली वाले दिन शायद लाइव हम लोग तो नहीं आ पाएंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव हो जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तो हम लोग लाइव अब हमें लगता है बाद में ही जुड़ पाएंगे, राइट। तो बाकी टीचर्स की अभी क्लास होगी 1 2 दिन 3 दिन, मुझे लगता है 10 तारीख तक क्लास होगी, और उसके बाद 10 से 15 शायद आप लोग की हॉलीडेज है, राइट। हाँ, दया सिंह कह रहे हैं सर आपके न्यू स्टूडियो की पार्टी सर, हाँ तो पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लासेस में, तब तक सभी को हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल, सभी लोग खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, है ना, और दिवाली में भगवान आप सभी को खूब तरक्की दें। मिलते हैं भाई अपने अगले क्लास में। हेलो, हाँ मैम बताएं।